मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो बाकायदा अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में ही। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है मगध का उत्कर्ष। तो आज हम इस क्लास में इस चैप्टर को इतने बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि यार अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनाया जाता है तो वो हमारा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उन सारी क्लासों को आप अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मगध का उत्कर्ष, यानी हमारे 16 महाजनपद थे तो उन्हीं महाजनपदों में हमारा एक महाजनपद मतलब सबसे शक्तिशाली था और वो उभर करके आता है जिसको हम लोग मगध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि आज अगर वर्तमान में बात करें प्रेजेंट टाइम में तो वो बिहार का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो बात करते हैं मगध के उत्कर्ष की। मगध का उत्कर्ष ये हमारा मतलब 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में इसकी गिनती की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इस मगध के संदर्भ में कि किस प्रकार से या किस प्रकार की परिस्थितियों में ये हमारा मगध साम्राज्य उभर करके आता है। ठीक है, तो यार जैसे ही हमारा उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है तो उसी प्रकार से हमारे कुछ मतलब धर्म उभर करके आते हैं। तो धर्मों को भी हम लोगों ने बाकायदा देखा था जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारी कंडीशनें आती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे धर्म में काफी सारा चेंजमेंट हुआ उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी या राजनीतिक स्तर पे भी कई सारे चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इस समय और इसी में उभर करके हमारे आते हैं 16 महाजनपद जिनको या जिनके संदर्भ में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है, इन 16 महाजनपदों की। यानी राजनीतिक परिवर्तन आता है तो 16 महाजनपद हमारे क्या होते हैं, उभर करके सामने आते हैं और इन 16 महाजनपदों की जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहां से होती है, तो हमारे यार हम लोगों ने पहले भी पढ़ा जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों से हमको इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और वो हमारे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो एक हम लोग जानते हैं भगवती सूत्र, यह एक प्रकार का क्या था, जैन ग्रंथ था। इससे हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे मतलब आधुनिक बिहार वाले क्षेत्र में 16 महाजनपद हमारे थे। ये जानकारी इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को ये जानकारी मिलती है। और एक हमारा आता है कौन सा, बौद्ध धर्म, जिसको हम लोग मतलब बौद्ध ग्रंथ हमारा एक कौन सा था, तो उसको हम लोग अंगुत्तर निकाय क्या बोलते हैं, अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते हैं। और यह एक प्रकार का क्या था, यह बौद्ध ग्रंथ था। क्या था, बौद्ध ग्रंथ। तो इनमें यार कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही हैं। केवल क्या है कि हमारे धर्म थोड़ा सा अलग है, एक जैन धर्म है और एक बौद्ध धर्म है। तो इसी में हमको इन 16 महाजनपदों की सूची मिल जाती है। और इतना ही नहीं, जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है 16 महाजनपद हमारे मतलब देखने के लिए मिलते हैं, तो इन 16 महाजनपदों में
कुछ हमारे महाजनपद ऐसे थे जो कि यार पहले से ही उनका साम्राज्य जो था वो विस्तृत हो रहा था। वो अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, यानी जो जहां के राजा थे, यार जाहिर सी बात है सारे लोग अपना विकास चाहते हैं, आप हो या हम हो, हम यार सारे लोग यही चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, विकास हो सके। तो उसी प्रकार से जो भी हमारे ये राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे, तो सारे राजाओं के द्वारा ये बोला गया कि हमारा मतलब साम्राज्य बड़ा हो सके, हमारा साम्राज्य बड़ा हो सके। तो इन्हीं संघर्षों में हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उभर करके आता है इन्हीं 16 महाजनपदों में, जिसको हम लोग मगध के नाम से भी जानते हैं, यानी मगध साम्राज्य, मगध के नाम से जानते हैं। और अब ये थोड़ा सा देखते हैं कि जब ये मतलब आ ही गया सामने हमारे, तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये किन परिस्थितियों में यानी हमारे सामने देखने के लिए मिलता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारणवश मगध साम्राज्य जो था ये काफी ज्यादा उन्नति के रास्ते पे था। ठीक है, तो देखते हैं इसकी हमारी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारणवश मगध साम्राज्य काफी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और इतना ही नहीं, ये जो मगध साम्राज्य था इसमें यार सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम एक हमारा राजवंश उभर करके आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजवंश या वंश के नाम से जानते हैं। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें यार ये बोल सकता है कि मगध साम्राज्य में सबसे जो पहला वंश था वो कौन सा था, तो वो था हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट था। और इसी के बाद में अगर बात करें तो ये जो मगध साम्राज्य था यहाँ पे यार काफी ज्यादा यानी शक्तिशाली होने के बावजूद भी यहाँ पे या एक तरीके से बोल सकते हैं कि मगध साम्राज्य एक प्रकार से ऐसा साम्राज्य था जो कि बाकियों की तुलना में काफी ज्यादा सर्वोत्तम या उन्नति के मार्ग पे था। और इसके पश्चात में ये जो मगध साम्राज्य था इसकी मतलब संस्थापक कौन थे, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो थे हमारे कौन, बृहद्रथ के नाम से जानते हैं। बृहद्रथ, बृहद्रथ के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी सर्वप्रथम। और इस मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला वंश था वो कौन सा था, तो वो था हर्यक वंश, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वंश था हमारा। ठीक है, अभी आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे तो बात करेंगे हम। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में थोड़ा सा हम ये भी बात करते हैं कि कुछ हमारी जो परिस्थितियां थी वो किस प्रकार की परिस्थितियां थी जिसने मगध साम्राज्य के पूरे मतलब आधारभूत जो भी इसकी गणना थी उसको बदल करके रख दिया। तो इस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्रम में हमारी जो विभिन्न परिस्थितियां थी वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी इसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमारी जो परिस्थिति थी वो थी आर्थिक परिस्थिति। आर्थिक परिस्थिति एंड इसी के पश्चात में आर्थिक के साथ हम लोग बात करते हैं राजनीतिक परिस्थिति की। राजनीतिक परिस्थिति एंड इसी के संदर्भ में हम और एक बात करते हैं भौगोलिक कंडीशन थी हमारी, यानी ये सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके माध्यम से मगध का उत्कर्ष काफी हो जाता है और मगध बाकी मतलब जो महाजनपद हैं इनकी अपेक्षा में मतलब काफी शक्तिशाली देखने के लिए मिल जाता है या साबित होता है। तो अब हम लोग यार इसमें ये बात करते हैं कि आर्थिक परिस्थितियों में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई
जिसके कारणवश मगध पूरी तरीके से क्या हो गया, विस्तरित होता चला गया। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मगध का बड़े ही बेहतरीन तरीके से विस्तार होता गया। और राजनीतिक कंडीशन की भी बात करेंगे, राजनीतिक के साथ साथ हम लोग भौगोलिक परिस्थिति की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले मेटते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखते हैं इसी में सर्वप्रथम जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन की, यानी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति, यार आर्थिक स्थिति में बात करें तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि अगर, या हम जानते भी हैं इस चीज से पूरी मतलब सहजता के साथ में, यार परिपक्व भी हैं हम कि किसी भी क्षेत्र का अगर हमको विकास करना है या उस साम्राज्य का या किसी भी क्षेत्र का विस्तार करना है तो सबसे मतलब जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा कि वहां की इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होनी चाहिए, काफी अच्छी होनी चाहिए। तभी हमारा कोई भी क्षेत्र क्या हो सकता है, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थी मगध की, ये काफी अच्छी होती चली गई। क्यों? क्योंकि यार हम लोगों ने पहले पढ़ा है इसी में, यानी इसके पहले चैप्टर में उत्तर वैदिक काल में, कि उत्तर वैदिक काल में हमारे लोहे की खोज होती है। ठीक है, तो जैसे ही लोहे की खोज होती है तो पूरे भारत में या इंडिया में क्या होता है कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, जिससे कि पूरे इंडिया में यार काफी सारी चीजें और सहजता के साथ होने लगती हैं, केवल और केवल एक धातु की खोज की वजह से। तो उसी में जैसे ही लोहे की खोज होती है तो यार पूरे इंडिया में तो विकास होता ही है, और अगर विकास होता है तो सर्वप्रथम या जो सबसे ज्यादा विकास होता है वो होता है मगध वाले क्षेत्र में। अब ऐसा क्यों, मगध वाला क्षेत्र ही सर्वप्रथम या सबसे ज्यादा विकास क्यों करता है? क्योंकि यार मगध वाले क्षेत्र में हमारा जो एक तरीके से बोले छोटा नागपुर का जो पठारी वाला क्षेत्र है ये मगध के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे हमको यार क्या मिलते हैं, लौह अयस्क की खाने प्राप्त होती हैं, यानी लोहे की मात्रा मगध में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। जिस कारणवश इस मगध वाले क्षेत्र में यार कई प्रकार के औजार वगैरह भी बनाए गए, यानी कई प्रकार के औजार वगैरह बनाए जाने लगे, और इनसे काफी सारी सहजता महसूस हुई। मगध के जो भी हमारे राजा थे, लोहे की वजह से इन्होंने कई सारे युद्धों को भी अपने अंडर में किया, और कई सारे युद्ध मगध के राजाओं ने क्या किया, जीता। ठीक है, तो वही बात हम लोग कर रहे हैं कि जैसे ही मतलब लोहे का विकास होता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि कृषि में काफी सारा विकास देखने के लिए मिलता है, और मगध जैसे क्षेत्र में कृषि का विकास ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मगध जो हमारा बसा हुआ था ये यार संगम, मतलब एक तरीके से बोले तो संगम के पास बसा था। क्यों? क्योंकि एक तरफ से हमारी गंगा नदी थी, एक तरफ से हमारी सोन नदी थी, और एक तरफ से हमारी गंडक नदी थी। तो इन तीनों के आसपास का क्षेत्र ही हमारा क्या था, मगध था। तो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि संगम वाले क्षेत्र पे ही मगध का उत्कर्ष हमारे होता है। ठीक है, और जैसे ही कृषि का विकास होता है तो कृषि का विकास होता है तो लोगों में यार एक प्रकार से बोले कृषि का विकास हुआ तो कृषि के विकास से लोगों की आय बढ़ी, और जैसे ही लोगों की आय बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो इनकम बढ़ने से वहां के लोग ज्यादा अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और जो राजा थे उनके पास अच्छा से अच्छा टैक्स पहुंचने लगा। तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी क्या हुई, काफी सुदृढ़ होती चली गई। ठीक है, और जब ये कृषि का विकास होता है तो इसमें एक शब्द याद रखना है हमको, जिसको हम अधिशेष कृषि के नाम से भी जानते हैं। अधिशेष कृषि, अधिशेष
कृषि बोलते हैं। ये अधिशेष कृषि क्या होती है? तो इस अधिशेष कृषि से तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति यार कृषि करता है, उस कृषि से जो भी उत्पादन प्राप्त होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए मतलब उसका निर्वहन तो करता ही है, और उसके खाने पीने से जो भी सारी कृषि की जो भी उत्पादकता थी वो बच जाती है अगर, तो वो व्यक्ति उस उत्पादन वाले हिस्सों को बचा करके मार्केट में ले जाकर के क्या कर देता है? बेच देता है। तो इससे क्या होती है? उनकी इनकम बढ़ती है। तो इसी से आर्थिक विकास काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। तो वही जो अधिशेष बचता है उसी को अधिशेष कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें ये आर्थिक परिस्थिति में हमको क्या करनी है? याद रखनी है। इसमें यार ये भी याद रखना कि मैंने अभी बोला था सोन नदी, गंगा नदी, गंगा नदी एंड एक हमारी आती है गंडक नदी, गंडक नदी। इन तीनों नदियों का जो मिलाप था उसी को संगम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। और इन्हीं नदियों के जाल में हमारा एक क्या बोल सकते हैं कि मगध का उत्कर्ष हमारे देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे इस मगध वाले क्षेत्र में जब इतनी सारी मतलब सिंचाई की व्यवस्था है, पानी की कोई कमी है नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि कृषि काफी उन्नत मात्रा में देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ की जो मिट्टी थी वो जलोढ़ मिट्टी थी, जिस कारणवश कृषि और बेहतरीन ढंग से यहाँ पे की जाने लगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आर्थिक स्थिति में हमें क्या करनी है? याद रखनी है। इस प्रकार से मगध का उत्कर्ष जो है ये आर्थिक कंडीशन के कारण क्या होता है? काफी सारा उन्नत मात्रा में देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं इसी में आर्थिक के बाद थोड़ी सी बात करते हैं हम राजनीतिक स्थिति की, यानी किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी हमारी जिससे मगध का विकास काफी ज्यादा हो सका, या मगध उन संघर्षों में काफी ज्यादा उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ करके आता है। तो राजनीतिक कंडीशन में अगर बात करें तो किसी भी क्षेत्र को अगर चलाना है तो यार वहां पे उसकी राजनीतिक स्थिति अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था उसकी क्या होनी चाहिए? काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो हम यार किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र को हैंडल नहीं कर सकते हैं। मानते हैं यार जैसे ही हमारा ये इंडिया है तो यहाँ पे भी हमारी कुछ राजनीतिक कंडीशनें हैं जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा इंडिया चलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो हमारा क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ पे अगर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो राजा अच्छी तरीके से शासन नहीं कर पाएगा। तो इस बात को भी हमको क्या करना है? याद रखना है। बात करते हैं इसी में हम लोग भौगोलिक परिस्थिति की, भौगोलिक परिस्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक परिस्थिति से तात्पर्य ये है हमारा, और इन दोनों में या तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यार हमारा महत्वपूर्ण भौगोलिक कंडीशन, इसको हमें याद रखना है। और उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण है वो है आर्थिक स्थिति। भौगोलिक परिस्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण स्थिति हमारी कौन सी है? ये भौगोलिक परिस्थिति देखने के लिए मिल जाती है, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष काफी तेजी से होने लगता है। अभी तक विकास तो हो रहा था मगध का, लेकिन ये अब जो होता है ये काफी तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि यार भौगोलिक परिस्थिति में बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ था वो कहां पे हुआ था? संगम तट पे एक तरीके से बोल सकते हैं। और किन नदियों का संगम था? तो सोन नदी, गंगा नदी, गंगा नदी के पश्चात हमारा आता है कौन सा? गंडक नदी, गंडक नदी।
इन नदियों के मिलाप को ही हम क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, मगध का उत्कर्ष होता है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। और इतना ही नहीं, इस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्रम में एक हमारा शहर और यहीं पे निर्मित होता है, जिसको हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं या पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। इसको भी हमको क्या करना है, याद रखना है। पाटलिपुत्र का निर्माण भी यहीं पे क्या होता है, जो कि हमारी मगध की क्या थी, राजधानी थी। और इससे पहले राजधानी कौन थी, तो राजगृह थी। पाटलिपुत्र से पहले हमारी जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी, या इसको हम लोग गृह ब्रज के नाम से भी जानते हैं। एंड उसके पश्चात में ये पाटलिपुत्र हमारा आ जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात बात करते हैं इसके आगे की। देखते हैं इसी में यार, अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा पाटलिपुत्र था और ये जो हमारी राजगृह थी, या जिसको हम लोग गृह ब्रज के नाम से जानते हैं, ये यार हमारी मगध की क्या थी, राजधानियां थी, ठीक है। ये जो हमारा पाटलिपुत्र था ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था, यानी एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ ये हमारा पाटलिपुत्र बसा हुआ था। तो यार एक बार आप लोग मैप जरूर देखोगे, नेपाल वाले साइड में क्या है, ये पहाड़ियां ही हैं, ठीक है। तो मैपिंग आप लोग जरूर करोगे। एंड इसी के पश्चात में ये जो गृह ब्रज था, या जिसको हम लोग राजगृह के नाम से जानते हैं, ये हमारा क्या था कि एक तरीके से बोले ये जल दुर्ग, एक तरीके से यही शब्द यूज करते हैं हम, जल दुर्ग से घिरा हुआ था। जल दुर्ग अर्थात संगम के, ठीक है। तो जल दुर्ग से घिरा हुआ था हमारा कौन सा, राजगृह। और इतना ही नहीं यार, हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है हमको, तो सीधी सी बात है, पहले उस क्षेत्र के लोगों को हमको सुरक्षित करना होगा, तभी वहां के लोगों का विकास होगा और उस साम्राज्य का विकास हो सकता है। अर्थात यार किसी भी मतलब क्षेत्र में जब लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो उस साम्राज्य का या उस क्षेत्र का विकास क्या है, असंभव है। तो इस कारणवश यहाँ के जो शासक थे वो पहले अपने क्षेत्र को मतलब अपने यहाँ के लोगों को सुरक्षित करने में ध्यान देते हैं, एंड उसके पश्चात क्या करते हैं कि विकास पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में ये जो पाटलिपुत्र था और राजगृह था, ये काफी ज्यादा मतलब सुरक्षित स्थान थी या राजधानियां थी, यानी राजगृह और पाटलिपुत्र जो था ये हमारा क्या था, राजगृह। पहली बात तो कहां पे था, ये जल दुर्ग से घिरा हुआ था। एंड ये पाटलिपुत्र ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और जैसे ही लोगों को सुरक्षित करना अभी हम लोगों ने बताया, तो ये दोनों राजधानियां काफी सुरक्षित थी, काफी मात्रा में सुरक्षित राजधानियां थी, जिससे हमारा मगध का उत्कर्ष और अच्छी तरीके से हो सका, ठीक है। तो इसी कारणवश ये सुरक्षित क्यों थी, क्योंकि यार एक तरफ से पहाड़ियां थी और दूसरी तरफ से हमारे ये मतलब जल वाला एरिया था, तो कोई भी राजा इस क्षेत्र में आक्रमण नहीं कर सकता था। अगर आक्रमण करना भी होगा तो पहले 4 बार सोचेगा कि आक्रमण करेंगे तो किधर से करेंगे। तो इस कारणवश ये हमारा राजगृह क्या था, राजगृह और पाटलिपुत्र काफी सुरक्षित राजधानियां थी और क्षेत्र के रूप में उभर करके आती थी। और इसके उत्कर्ष के क्रम में सबसे अच्छी बात ये थी कि दूसरे लोग इन पे अटैक नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो मगध के राजा जी थे, ये यार मगध वाले लोग दूसरों पे अटैक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये तो यार सुरक्षित स्थान था इनका, ना ही एक तरफ पहाड़ियां और एक तरफ दुर्ग,
तो इन पे आक्रमण होगा नहीं, इनको पता था। तो ये दूसरों पे आक्रमण ये खुद किया करते थे और स्वयं पे ये क्या थे, सुरक्षित थे। ठीक है, तो यह भी एक कंडीशन हमारी उभर करके आती है जिससे हमारा मगध का उत्कर्ष काफी ज्यादा तेजी से देखने को लिए मिलता है और मगध साम्राज्य काफी विस्तृत होता चला गया। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इनके पास में एक और अच्छी बात ये थी कि जैसे ही हम लोग ये जानते हैं कि जल वाला एरिया था, तो इनके पास व्यापार करने के लिए अच्छे साधन थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए काफी मात्रा में अच्छी उपलब्धियां थी। ठीक है, और इतना ही नहीं, व्यापार के पश्चात में ये एक प्रकार का यहाँ जंगल भी पड़ता है। तो इस जंगल से इसी मगध वाले क्षेत्र में या एक प्रकार से बोले तो पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में जहां से यार कुछ लकड़ियां प्राप्त होती थी और वो लकड़ियां इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन लकड़ियों के माध्यम से कई सारे कार्य यहाँ के लोग किया करते थे। किस प्रकार के कार्य करते थे, जैसे यार हमारे मतलब रथ वगैरह अगर बनाया जाता था तो रथ वगैरह बनाने का कार्य इन्हीं लकड़ियों के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, जो जंगल से लकड़ियां प्राप्त होती थी। एंड इतना ही नहीं, इससे पहले भी अभी मैंने बोला कि इन जंगलों से लकड़ियां प्राप्त होती थी जिनसे रथ वगैरह बनाए जाते थे और इस तरीके के कई ऐसे कार्यों में इन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। और इन्हीं जंगलों से कुछ हाथियों को भी पकड़ा गया, यानी हाथियों को भी पकड़ा गया। और किस लिए पकड़ा गया, वो पकड़ा गया हमारे युद्ध करने के लिए, यानी मगध साम्राज्य के जितने भी लोग थे या जो राजा थे उन्होंने हाथियों को पकड़ा, अपने मतलब हिस्से अंडर में लिया और जहां भी आक्रमण वगैरह करना होता था तो इन्हीं हाथियों की मदद से वो क्या करते थे, आक्रमण करते थे, जिससे इस कारणवश भी इनका साम्राज्य क्या हो सका, काफी मात्रा में विस्तृत हो सका। और इतना ही नहीं यार, अभी हम लोगों ने पढ़ा था छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठारी वाला हिस्सा, ये भी मगध के अंतर्गत ही आता था। किसके अंतर्गत, मगध के अंतर्गत ही आता था, जहां से काफी मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त होते थे। और ये जो लौह अयस्क प्राप्त होते थे ये सबसे भारी मात्रा में मगध से ही प्राप्त होते थे। ठीक है, जिस कारणवश लोहे की कमी थी नहीं, तो लोहे की कमी नहीं थी तो यहाँ के लोग औजार वगैरह काफी सारे मात्रा में, औजार हथियार वगैरह काफी मात्रा में बनाए। और जिस कारणवश इन्होंने इन हथियारों के माध्यम से, औजारों के माध्यम से कई सारे युद्ध लड़े और उन युद्धों को भी इन्होंने क्या किया, जीत दर्ज की अपनी। ठीक है, तो इस कारणवश भी हमारा मगध का जो उत्कर्ष होता है या जो विस्तार होता है वो काफी अच्छी तरीके से विस्तृत होता चला गया। ठीक है, इसी के पश्चात में बात हम ये करते हैं कि इसी मगध के उत्कर्ष के संदर्भ में इतनी बात हमको याद रखनी है। इसके बाद ये बात करते हैं इस तरीके से ये हमारा मगध का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे विस्तृत होता चला गया अपने जो भी महाजनपद थे उनकी अपेक्षा में। ठीक है, बात करते हैं इसी मगध के उत्कर्ष के संबंध में। हमारे कुछ राजवंश उभर करके आते हैं या कुछ वंश उभर करके आते हैं। वो वंश कौन कौन से हैं, यानी क्रम वाइज इस मगध में कौन कौन से वंश आते हैं जो मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और शासन करते हैं। तो सर्वप्रथम जो वंश आता है हमारा इस मगध वाले क्षेत्र में वो आता है हमारा हर्यक वंश। क्या आता है, हर्यक वंश। ये सर्वप्रथम मगध के क्षेत्र में एक वंश स्थापित होता है जिसको हम लोग हर्यन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। हर्यक वंश के बाद हमारा आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश। एंड शिशुनाग वंश के पश्चात हमारा आता है कौन सा वंश, शिशुनाग वंश के पश्चात हमारा आता है
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, क्या आता है, नंद वंश। एंड इस नंद वंश के पश्चात हमारा आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, तो ये क्रम वाइज हमारे मगध में स्थापित हुए हमारे वंश थे, जिसमें सर्वप्रथम हर्यक वंश साम्राज्य स्थापित करता है मगध पर, एंड शिशुनाग वंश इसके पश्चात आता है। शिशुनाग वंश के पश्चात में हमारा नंद वंश आता है, एंड नंद वंश के पश्चात में हमारे मौर्य वंश की स्थापना इस मगध में हमारे स्थापित होती है, या मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का बोलबाला बड़े बेहतरीन तरीके से मिलता है। ठीक है, बात करते हैं इसी में हर्यक वंश की। देखते हैं इसी में हर्यक वंश के संदर्भ में, हर्यक वंश, हर्यक वंश के संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले ये जो हर्यक वंश था, ये मगध में स्थापित होने वाला हमारा सर्वप्रथम वंश था, यानी मगध साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का प्रथम हमारे वंश कौन सा था, या प्रथम जो राजवंश था वो था हमारा हर्यक वंश, हर्यक वंश। और इसकी जो स्थापना करते हैं हर्यक वंश की, वो यार स्थापना करते हैं बिंबिसार, यानी हर्यक वंश की, हर्यक वंश की जो स्थापना करते हैं या संस्थापक हैं हमारे, वो कौन है, वो है हमारे एक तरीके से बोले बिंबिसार, नाम याद रखना है। बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की हमारे स्थापना की जाती है। कब की जाती है, 544 ईसा पूर्व में, 544 बीसी में या ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना हमारे की गई। और इतना ही नहीं यार, हर्यक वंश में ही इस हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, यानी हर्यक वंश को, हर्यक वंश को किस नाम से और जानते हैं, तो पितृहंता, पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं यार पितृहंता वंश, इस कारणवश बोलते हैं कि इस हर्यक वंश में जितने भी शासक हुए या जो भी हमारे राजा हुए, उन्होंने अपने पिता को यानी मृत्यु करके, एक तरीके से यही बोले कि अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त करते थे ज्यादा जो शासक थे, अधिकतर शासक। इसी कारणवश इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। जैसे बात करें यार किस प्रकार के, तो ये जो हमारे बिंबिसार थे, इनका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु करके गद्दी प्राप्त की थी, जिसका नाम था बिंबिसार। इनकी हत्या करके वो गद्दी पर बैठता है और शासन चलाने लगता है मगध का। तो इस कारणवश इस कृत्य को देखते हुए इतिहासकारों ने यार ये बोला कि इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, जब इन्होंने ऐसा कांड किया तो ये भी बचने वाले नहीं हैं। इस अजातशत्रु का एक पुत्र था जिसको उदयन या उदयन के नाम से जानते हैं। तो उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। तो इस कारणवश भी इस मतलब हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ज्यादातर अधिकतर जो शासक थे, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी प्राप्त की थी इस वंश में स्पेशल तौर पे। ठीक है, इसी के पश्चात में ये बिंबिसार के द्वारा जैसे ही स्थापना वगैरह हो जाती है, तो बिंबिसार के द्वारा मतलब एक हमारा शहर की स्थापना की जाती है, जिसको हम लोग राजगृह बोलते हैं। राजगृह की स्थापना या राजगृह का निर्माण करते हैं। और ये जो राजगृह थी, इसको हम लोग गृह व्रज के नाम से भी
जानते हैं, गृहव्रज के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी मगध की क्या थी, पहली राजधानी थी, पहली राजधानी थी हमारी, कौन सी, ये थी हमारी राजगृह। ठीक है, राजगृह या गृहवज किसके द्वारा निर्मित करवाया गया, तो बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, ये तथ्य हमको सारे क्या करने हैं, याद रखने हैं। और इतना ही नहीं यार, बिंबिसार के द्वारा हमारे कुछ कार्य ऐसे किए गए जिससे इनके साम्राज्य का काफी मात्रा में क्या हो सका, विस्तार हो सका। कि एक तरीके से यही बोल सकते हैं, काफी विस्तार होता है। तो ऐसे कौन से कार्य किए, तो सर्वप्रथम इन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि इन्होंने युद्ध को ना अपना करके वैवाहिक परंपरा को अपनाया, जिससे इनका जो साम्राज्य था वो काफी ज्यादा विस्तृत हो सका और काफी मात्रा में सुदृढ़ रूप से विस्तार इसका हो सका, हर्यक वंश में मगध का। तो इन्होंने युद्ध को ना अपना करके, युद्ध को ना अपना करके वैवाहिक परंपरा को, वैवाहिक परंपरा को अपनाया इन्होंने, वैवाहिक परंपरा को अपनाया। और मतलब जहां पे भी इनको ये लगता था कि यहाँ पे हमें युद्ध करना है, तो वहां पे ये युद्ध को टालते थे और जा करके वहां के उन राजकुमारियों से अपना विवाह रचाते थे। तो खुद ब खुद इनके मतलब अंडर में वो सारे साम्राज्य हमारे आ जाते थे, या मगध के अंतर्गत वो सारे साम्राज्य शामिल कर लिए जाते थे। देखते हैं इस संदर्भ में इन्होंने 3 शादियां की थी, 3 विवाह किए थे, 3 विवाह किए। कौन कौन से, पहला जो विवाह किया इन्होंने कौशल वंश की, जो कि हमारे कौशल क्षेत्र, जो कि मल्ल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हमारे कौशल वंश की एक राजकुमारी थी जिसको हम लोग कोसला देवी के नाम से भी जानते हैं, कोसला देवी बोल सकते हैं। ठीक है, यह कोसला नाम की हमारी क्या थी, राजकुमारी थी, जो कि कौशल वंश से संबंधित थी, उनसे इन्होंने शादी की। ठीक है, और दूसरा विवाह इन्होंने किसके साथ किया, तो हमारे यार चिल्लना नामक एक हमारी क्या थी, राजकुमारी थी, जो कि हमारी चेटक की पुत्री थी। चेटक कौन थे, चेटक हमारे थे मतलब वैशाली के राजा थे। ठीक है, तो चेटक की पुत्री थी हमारी चिल्लना, चिल्लना नामक राजकुमारी से दूसरा विवाह करते हैं। ये कहां की थे, तो ये हमारे वैशाली के राजा थे हमारे चेटक, इनकी पुत्री से विवाह करते हैं। एंड तीसरा जो विवाह इन्होंने किया वो क्षेमा नाम की राजकुमारी से किया, क्षेमा नाम की राजकुमारी, जो कि मध्य पंजाब वंश की या देश की हमारी क्या थी, राजकुमारी थी। तो इनसे भी इन्होंने विवाह रचाया, जिसके पश्चात इनका जो साम्राज्य था वो काफी ज्यादा मात्रा में विस्तृत होता चला गया। और यही सारी चीजों को देखते हुए बिंबिसार को काफी ज्यादा यार इनको सराहा गया और इनके कार्यों की सराहना की गई और इनको एक प्रतिष्ठित राजा के तौर पे देखा गया। ठीक है, इसी के अंतर्गत बात करते हैं, इसी में कुछ और बात करते हैं कि ये जो हमारे बिंबिसार थे, ये बिंबिसार के दरबार में एक हमारा सबसे प्रसिद्ध राजवैद्य रहता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रसिद्ध राजवैद्य था जिसको हम लोग जीवक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बिंबिसार के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में एक हमारा प्रसिद्ध राजवैद्य रहता था, राजवैद्य रहता था, जिसको जीवक के नाम से जानते हैं। काफी टैलेंटेड था ये, अपने एरिया में या अपने क्षेत्र में, वैद्य वाले क्षेत्र में ये काफी टैलेंटेड था। तो ये जीवक था और इनको ये भी बोला गया जीवक को कि एक बार गौतम बुद्ध हमारे बीमार पड़ जाते हैं तो ये हमारे बिंबिसार जीवक को ही उनका इलाज करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो इससे भी इनके मतलब योग्यता का पता चलता है। ठीक है, तो और इसके पश्चात में अवंती के हमारे एक राजा थे, जब वो भी बीमार पड़ते हैं
अवंती के एक हमारे राजा थे जिनको प्रद्योत के नाम से जानते हैं, प्रद्योत के नाम से जानते हैं। ये भी एक बार पांडु रोग से, किस रोग से, पांडु रोग से मतलब पीड़ित हो गए थे। तो बिंबिसार ने क्या किया कि जीवक को भेजा था अवंती के राजा प्रद्योत का क्या करने के लिए, इलाज करने के लिए, कि आप जाइए हमारे मित्र का क्या कीजिए, इलाज कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो अवंती के राजा थे प्रद्योत, ये बिंबिसार के बहुत ही अच्छे संबंधी थे या मित्र थे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इस हर्यक वंश में हमें याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में जब बिंबिसार अपने अंतिम समय में आता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बिंबिसार ने जो शासन किया वो 544 बीसी से लेकर के या ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया, यानी हर्यक वंश पर या मगध पे क्या किया, शासन अपना स्थापित किया। और इतना ही नहीं, जब ये अपने अंतिम सांस ले रहे थे तब इनका पुत्र ये सारी चीजें जान जाता है कि अब मेरे पिता, मतलब उसको ये लगता है कि अब मेरे पिता इस गद्दी पे बैठने योग्य नहीं है। तो वो क्या करता है, जल्दबाजी करके उनकी हत्या कर देता है। 492 ईस्वी में उनकी हत्या करके वो गद्दी पर बैठता है। और फाइनली हर्यक वंश में जो दूसरा शासन करता है वो बिंबिसार का पुत्र हमारे अजात शत्रु क्या करता है, अजात शत्रु ये शासन करता है, अजात शत्रु शासन करता है। फाइनली 492 ईस्वी में, 492 ईस्वी पे गद्दी पे बैठता है। और इसको अजात शत्रु को यार एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम लोग कुणिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये अजात शत्रु का दूसरा नाम याद रखना, कुणिक के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये शासन में आता है, सत्ता में आता है, तो ये यार मतलब एक क्षेत्र है वैशाली और एक क्षेत्र है काशी जो कि कौशल प्रदेश के अंतर्गत आता है। इन दोनों क्षेत्रों पे इसने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के संदर्भ में इसने उन दोनों क्षेत्र को यानी वैशाली को और काशी को क्या किया, अपने मतलब मगध के अंग में यानी मगध में क्या किया, अपने अंडर में कर लिया। इन दोनों क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, बात करते हैं इसी में कि इसी के समय में यार हमारा जो गौतम बुद्ध है अजात शत्रु के समय में ही उनकी मृत्यु होती है। ये नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, एक रुपए की नोट डालना। क्या डालोगे कि महात्मा जो बुद्ध थे गौतम बुद्ध, वो 483 बीसी में ही इनकी मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की, जो कि यार अजात शत्रु इस समय शासन कर रहे होते हैं। और फाइनली इन्हीं के मतलब शासन काल में ही पहली बौद्ध संगति का आयोजन होता है। ये क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है, ये चीज याद रखना। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति या सभा का जो आयोजन किया गया किसके समय में किया गया, अजात शत्रु के समय में। और किस संदर्भ में किया गया था, तो हमारा ये किया गया था जब गौतम बुद्ध हमारे महापरिनिर्वाण को क्या करते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। 483 बीसी में मृत्यु कहां हुई थी उनकी, तो वो कुशीनगर में हुई थी, मल्ल वाले क्षेत्र में। ठीक है, उस क्लास को भी अटेंड कर लेना अगर नहीं पता तो। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये हमारे अजात शत्रु जब इतने सारे कांड कर बैठता है तो ये भी थोड़ा सा मतलब लालायित होता है या उतना ध्यान नहीं दे पाता साम्राज्य में। तो इसका पुत्र आता है बाद में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदयन के नाम से जानते हैं। तो उदयन भी सत्ता स्थापित करने के लिए या शासन प्राप्त करने के लिए लालायित होता है, जिससे वो अपने पिता अजात शत्रु की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो अजात शत्रु की हत्या करने के पश्चात में उदयन शासक बनता है। कौन बनता है, उदयन अजात शत्रु का कौन था, पुत्र था, उदयन के नाम से जानते हैं, उदयन या उदयन बोलते हैं। ठीक है, ये अजात शत्रु का कौन था,
पुत्र था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसी कारणवश इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फाइनली ये सत्ता में आता है। तो ये क्या करता है कि एक हमारे शहर का निर्माण करता है जिसको हम लोग पाटलिपुत्र बोलते हैं, पाटलिपुत्र बोलते हैं। और अभी इससे पहले जब क्लास की स्टार्टिंग किए थे हम लोग, तो यार हम लोगों ने पढ़ा था ये पाटलिपुत्र कहां पे था, तो ये संगम के किनारे बसा हुआ था, अर्थात सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी, इन तीनों नदियों का जहां पे मिलाप था वहीं पे पाटलिपुत्र का निर्माण हमारे होता है। तो उदयन के द्वारा यार राजगृह को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी उदयन जब शासन करता है, सत्ता में आता है, तो राजगृह को अपनी राजधानी नहीं स्वीकारता, वो अपनी एक नई राजधानी बनाता है जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। और ये पहली राजधानी बनकर के हमारे सामने आती है, पहली राजधानी सामने आती है पाटलिपुत्र हमारी। ठीक है, तो इस इतनी सारी चीजें हर्यक वंश से रिलेटेड हमको यार याद रखनी है। ये था हमारा पूरा का पूरा हर्यक वंश। इसके पश्चात बात करते हैं शिशुनाग वंश की। ठीक है, जिसके पश्चात में यार इसी तरीके क्रम वाइज हमारे शासक आते हैं और फाइनली लास्ट में हर्यक वंश यहीं पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और उसके पश्चात हमारे इस मगध पर सत्ता स्थापित करते हैं शिशुनाग वंश के लोग। ठीक है, बात करते हैं शिशुनाग वंश की। देखते हैं इसी में शिशुनाग वंश। सेकंड जो वंश आता है मगध में क्रम के अनुसार, वो आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश आता है हमारा। ठीक है, इस शिशुनाग डायनेस्टी में हमारा क्या होता है कि सर्वप्रथम इसकी जो स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। किसने, शिशुनाग के द्वारा हमारे शिशुनाग वंश की स्थापना हमारे की जाती है। और इतना ही नहीं, ये जो शिशुनाग वंश था ये क्या होता है कि ये जो शिशुनाग था ये पहला एक आमत्य था। ठीक है, ये शब्द पकड़ना, आमत्य किसको बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल की क्लास देखना, वहां पे बोला गया है आमत्य किसको बोलते हैं, मंत्री को बोलते हैं। तो ये जो शिशुनाग था ये पहले एक आमत्य के तौर पे था, अर्थात एक मंत्री के तौर पे था, और बाद में ये शासक बनता है जाकर के, जिससे यार मगध में ये हमारा शासक आता है शिशुनाग, मतलब सत्ता को चलाने लगता है। तो इस संदर्भ में इसने क्या किया था कि इस संदर्भ में जैसे ही ये सत्ता में आता है तो ये पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी नहीं मानता है, पाटलिपुत्र को स्थानांतरित करके ये अपनी नई राजधानी बनाता है जिसको हम लोग वैशाली के नाम से जानते हैं, वैशाली के नाम से। इन मतलब राजधानियों को, जितनी भी राजधानी स्थानांतरित की गई, राजधानियों का क्रम याद रखना है, किस शासक के द्वारा कौन सी राजधानी बनाई गई और किस शासक के द्वारा उन राजधानियों को स्थानांतरित करके नई राजधानी बनाई गई। ठीक है, तो सर्वप्रथम याद कर लीजिएगा कि बिंबिसार के द्वारा गृहब्रज बनाई गई, एंड बिंबिसार के पश्चात हमारे अजात शत्रु आता है, उसने कोई चेंजमेंट नहीं किया, लेकिन अजात शत्रु हमारा, उसका पुत्र आता है उदयन, वो हमारा स्थानांतरित करता है राजगृह को, और राजगृह को स्थानांतरित करने के पश्चात में वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। और जैसे ही ये हर्यक वंश समाप्त होता है, शिशुनाग वंश आता है, तो ये शिशुनाग क्या करते हैं, ये पाटलिपुत्र को स्थानांतरित करके वैशाली को अपनी राजधानी स्वीकारते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। एंड इसी के पश्चात में जब ये सत्ता में आता है, मगध को चलाने का कार्य करता है, तो इस संदर्भ में इसने अवंती के एक शासक थे हमारा, जिनको राजा प्रद्योत के नाम से जाना जाता है,
राजा प्रद्योत के नाम से जानते हैं। इनकी ये मतलब इनके साम्राज्य को ये अपने साम्राज्य में आक्रमण करके शामिल कर लेता है। कौन? शिशुनाग जो था। और ये अवंती के राजा प्रद्योत कौन थे? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ये बिंबिसार के, कौन? बिंबिसार के बड़े ही अच्छे मित्र थे, ठीक है, और जिनकी हेल्प भी की थी इन्होंने, राजवैद को भेजा था। तो इनको भी यार ये सारी चीजें इनके क्षेत्र को अपने मगध वाले क्षेत्र में मिला लेता है और फाइनली इनकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। एंड इसी के पश्चात में शिशुनाग का हमारे पुत्र आता है। इतने सारे कांड करने के पश्चात में शिशुनाग का एक पुत्र था हमारा, जिसको काला शोक के नाम से जानते हैं। काला शोक ये इनका कौन था? पुत्र था, ठीक है। ये काला शोक फिर से यार इस वैशाली को जैसे ही ये सत्ता में आता है मगध के क्षेत्र में चलाने के लिए, तो ये काला शोक वैशाली को अपनी राजधानी नहीं स्वीकारता। ये पुनः क्या करता है? पाटलिपुत्र को, यानी पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। तो फाइनली मगध की जो राजधानी सामने आती है वो पाटलिपुत्र ही हमारे आती है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि क्या कि यहां पे द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति का क्या होता है? आयोजन होता है। आयोजन होता है किसके कारण के लिए होता है? किस कारणवश होता है? तो बौद्धों के विकास के लिए, या बौद्ध धर्म से संबंधित विकास हो सके भारी मात्रा में, तो बौद्धों के विकास के लिए हमारा ये द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन या सभा का आयोजन किया जाता है या किया गया। किसके शासनकाल में किया गया? तो ये किया गया काला शोक के शासनकाल में। पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में? वो हमारा हुआ अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है। तो इन दोनों तथ्यों को हमें याद रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। एंड इसी के पश्चात में हमारा इस मतलब काला शोक के पश्चात में जब इतनी सारी चीजें कर दी गई, तो इसी शिशुनाग वंश में हमारा जो अंतिम शासक सामने आता है वो कौन आता है? अंतिम शासक हमारे, जिसको हम लोग नंदीवर्धन बोलते हैं, यानी शिशुनाग वंश का जो भी हमारा अंतिम शासक था, अंतिम शासक वो कौन था? तो वो नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन। और इस नंदीवर्धन के पश्चात हमारे कोई भी शासक इस शिशुनाग वंश में नहीं होता है। फाइनली क्या होता है कि नंदीवर्धन के पश्चात ये शिशुनाग वंश यहीं पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा शिशुनाग वंश। बात करते हैं इसके पश्चात हमारा जो आता है वो आता है नंद वंश। बात करते हैं नंद वंश की, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसी में नंद वंश लास्ट, यानी इसके पश्चात और है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम यार मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य हम लोग वहीं पे देखेंगे। फाइनली इस मगध के उत्कर्ष में हम केवल लास्ट जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नंद वंश को। क्या पढ़ते हैं? नंद वंश, ठीक है। तो फाइनली इस नंद वंश की, इसमें पहली बात, ये जो नंद वंश था इसमें कुल मिलाकर के 10 शासक हुए। कुल 10 शासकों ने नंद वंश के अंतर्गत मगध की सत्ता पे क्या किया? शासन किया। लेकिन क्या होता है कि ये इनके जो हमारे प्रथम, इसमें कुल 10 शासक थे, लेकिन प्रथम शासक और अंतिम शासक के संदर्भ में केवल इतिहासकारों को जानकारी प्राप्त होती है। बाकी जो शासक हैं उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
इस कारणवश यार उसका वर्णन यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। जानकारी प्राप्त हुई प्रथम और अंतिम की, तो प्रथम जो हमारा नंद वंश का शासक था वो कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद, जिनके द्वारा नंद वंश की क्या की गई? स्थापना की गई। और नंद वंश का सबसे शक्तिशाली, नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक था हमारा, और सबसे प्रभुत्वशाली शासक के तौर पे भी महापद्मनंद को देखा जाता है। ये शासन करता है और शासन करने के क्रम में इसने एक उपाधि धारण की थी, जो कि भारतीय इतिहास में ये एक पहला ऐसा शासक था जिसने प्रथम यानी पहली बार एक उपाधि धारण की थी। कौन सी? एक उपाधि धारण की थी, एक राष्ट्र की उपाधि। ये एक प्रकार से उपाधि है, इसको एक राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। अब यार ये उपाधियां क्यों दी जाती थी? क्योंकि जो भी हमारे शासक थे वो अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, यानी अपने बारे में सबसे अच्छा से अच्छा बाकी शासकों की तुलना में, इस कारणवश ये उपाधियां दी जाती थी। और इतना ही नहीं, ये जो महापद्मनंद जी थे, ये महापद्मनंद को यार पुराणों में या जो भी हमारे पौराणिक कथाएं हैं उनमें महापद्मनंद को एक प्रभुत्वशाली शासक के तौर पे, एक शक्तिशाली शासक के तौर पे, और इनको परशुराम का दूसरे अवतार के रूप में भी जानते हैं। किसको जानते हैं? महापद्मनंद को। ये इतना प्रभुत्वशाली शासक था, तो इसका साक्ष्य हमको पुराणों से प्राप्त होता है। कहां से? पुराणों से प्राप्त होता है। इतनी सारी चीजें हमें क्या करनी है? याद रखनी है। और इतना ही नहीं यार, इसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे ये आज भी भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली के तौर पे तो जाना ही जाता है, लेकिन ये सबसे अच्छा शासक भी माना जाता था उस समय में भी। ठीक है, कौन? महापद्मनंद। तो काफी अच्छा शासक था मगध साम्राज्य के लिए। और इसकी जब यहाँ पे चर्चा हो गई तो हम लोग ये बात करते हैं कि यार ये जो महापद्मनंद था ये हमारा एक मतलब युद्ध करता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था इसके पूरे संपूर्ण जीवन में। कौन सा युद्ध था? वो था हमारा मतलब उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक युद्ध करता है जिसको हम लोग कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। कलिंग का युद्ध, ये युद्ध हमको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, तो इसको याद रखना है, जो कि अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय की गई थी, वर्तमान उड़ीसा में है। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध होता है हमारा, जो कि महापद्मनंद यहाँ पे अटैक करते हैं और जीत दर्ज करते हैं। ठीक है, और इस जीत दर्ज करने के क्रम में ये एक प्रकार से वहां पे भी जैन धर्म को मानने वाले लोग उस समय भारी मात्रा में थे, तो वहां पे हमारे एक जैन मूर्ति थी जिसको जिन सेन के नाम से जानते हैं। एक जैन मूर्ति इनको वहां पे प्राप्त होती है, जैन मूर्ति जिसको जिन सेन बोलते हैं। और इससे पहले मैंने बताया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो और अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे महापद्मनंद है ये भी जैन धर्म को ज्यादा महत्व देते थे, यानी जैन धर्म के अनुयायी थे। तो जिस कारणवश इनको जैन मूर्ति मिलती है तो ये वहां से उस मूर्ति को उठा करके मगध में ला करके स्थापित कर देते हैं। और फाइनली ये महापद्मनंद क्या करते हैं कि मतलब जब कलिंग पर युद्ध जीत दर्ज करते हैं तो वहां पे कलिंग में ही नहरों का निर्माण करवाते हैं। नहर